बच्चों, आज फिर YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि कल का क्लास हमने आपको दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपका हौसला अफजाई मुझे फिर से क्लास देने पर मजबूर कर दिया है और आप लोगों के बीच यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कल की भांति आज भी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोगों के बीच हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। और इसी क्रम में आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आज आप लोग को इतिहास विषय की पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो 1848 ईस्वी की क्रांति फ्रांस के शासक लुई फिलिप के शासन काल में हुई थी। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रांस के शासक लुई फिलिप के शासन काल में हुआ था। वह उदारवादी परंतु महत्वाकांक्षी था। शासक उदारवादी था, अच्छा शासक था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उन्होंने क्या किया? 1840 ईस्वी में स्वर्णिक मध्यम नीति लागू किया और कट्टरवादी गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गीजो किसका प्रधानमंत्री था? तो आप जवाब दीजिएगा, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था, जो कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। गीजो जो है, जो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब वह फ्रांस में किसी भी तरह का सुधार हो इसके खिलाफ था। लुई फिलिप पूंजीपतियों को साथ रखा जिसे शासन कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। शासक लुई फिलिप अपने इर्द गिर्द जो है पूंजीपति को अपने साथ रखा, ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जिसको शासन कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। समझ में आ रहा आपको? न ही उसके पास किसी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम था। मतलब फ्रांस के जनता के लिए जो सुधार होनी चाहिए, फ्रांस के लिए जो जरूरी था, ऐसा कोई कार्यक्रम उसके पास नहीं था। फ्रांस की जनता थियर्स के नेतृत्व में एकत्रित हुई। थियर्स उस समय में फ्रांस में सुधारवादियों का नेता था। फ्रांस की जनता थियर्स के नेतृत्व में एकत्रित हुई और लुई फिलिप का विरोध करना शुरू कर दिया। 24 फरवरी 1948 ईस्वी को लुई फिलिप को फ्रांस की सत्ता त्यागनी पड़ी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर ऊपर जाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के शासक लुई फिलिप के शासन काल में हुआ। वह उदारवादी परंतु महत्वाकांक्षी था।
1840 ईस्वी में स्वर्णिम मध्यम नीति लागू किया। कितने ईस्वी में किया? 1840 ईस्वी में स्वर्णिम मध्यम नीति लागू किया। कौन किया? लुई फिलिप ने किया। और कट्टरवादी गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप पूंजीपतियों को साथ रखा जिसे शासन कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। मतलब ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जिसे शासन कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। मध्यम वर्ग उसके साथ में नहीं था। यहाँ दिया हुआ पूंजीपतियों को अपने साथ रखा जिसे शासन कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, न ही उसके पास किसी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम था। फ्रांस की जनता थियर्स के नेतृत्व में एकत्रित हुई। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में, जो उस समय सुधारवादियों का नेता था। जो उस समय सुधारवादियों का नेता था। 24 फरवरी 1948 ईस्वी को लुई फिलिप को फ्रांस की सत्ता त्यागनी पड़ी और लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर चला गया। यही 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। चलिए बच्चों, अब दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? कल हम आपको बताए थे ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी वियना है। वियना में ही 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ जिसको वियना सम्मेलन कहते हैं। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कहां? वियना में, इसलिए उसको वियना सम्मेलन कहते हैं, जिसकी मेजबानी मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। कल के प्रश्न को हल करते समय मैंने आपको यह बात बताई थी मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो वियना सम्मेलन की मेजबानी की। और 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन हुआ, इसको मेटरनिक युग का आरंभ कहा जाता है। मेटरनिक युग का आरंभ कहा जाता है। और नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां थी? वियना थी। वियना सम्मेलन कब हुई? 1815 ईस्वी में हुई। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए, आपको समझ में ये सारी बातें आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था। मतलब ऑस्ट्रिया किसी भी शर्त में नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया किसी भी शर्त में नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। वह इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कर रहा था और इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था। पेरिस के शांति सम्मेलन में, पेरिस जो फ्रांस का राजधानी है, पेरिस के शांति सम्मेलन में कांट काबूर ने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब पेरिस में जब शांति सम्मेलन हुआ था तो पीडमाउंट का शासक कांट काबूर ऑस्ट्रिया को भी आमंत्रित किया था और इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब इटली में अब ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप नहीं रहा। 1866 ईस्वी में सिडोवा नामक स्थान पर
ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। किस स्थान पर? सेडोवा नामक स्थान पर। कितने ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोवा नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ, जिसे सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर डील करते हैं इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था। मतलब वह किसी भी शर्त में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो वह देखना पसंद नहीं करता था। पेरिस के शांति सम्मेलन में कांट काबूर ने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कांट काबूर कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, जो पेरिस के शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1866 ईस्वी के सेडोवा नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ, जिसे सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेडोवा युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। सेडोवा युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह फ्रांस का शासक था। राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के विजय अभियानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी क्वेश्चन के बारे में हम आपको यहां डिटेल से बताते हैं। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया। मतलब इटली और जर्मनी का जो राष्ट्र था, जो अभी तक स्वतंत्र नहीं था, जो राज्य जो है वह अधीन में था, बोनापार्ट के आक्रमण ने उसको जो है यूरोपीय राष्ट्रों के बीच ला करके खड़ा कर दिया। मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो, इसके लिए यूरोपीय अन्य राष्ट्र भी जो है आवाज उठानी शुरू कर दे। नेपोलियन के नीतियों के कारण यूरोप में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। मतलब यूरोपियन राष्ट्र इटली और जर्मनी, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, नेपोलियन के आक्रमण, उसका विजय अभियान ने उस राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दिया। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचाया। मतलब यूरोप का अन्य राष्ट्र जो था, जो अभी तक
टुकड़ों में बटा हुआ था उसे भी लगने लगा कि हम एकीकृत हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण का द्वार खोल दिया। इस क्वेश्चन को फिर से ऊपर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? फ्रांस के शासक नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन के नीतियों के कारण यूरोप में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने यूरोप के कई राष्ट्रों में नगु का संदेश पहुंचाया और अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। यह पेशे से नाविक था। यह पेशे से नाविक था, मतलब इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र क्रांति के द्वारा गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सशस्त्र सेना बनाई। गेरिबाल्डी ने अपनी खुद की सेना बनाई। इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। इटली का प्रांत सिसिली और नेपल्स, सिसिली तथा नेपल्स जो इटली का प्रांत था, गेरिबाल्डी आक्रमण करके इटली और सेशल्स को जीत लिया। बुर्बो वंश का शासक से तंग आकर, सॉरी दोस्तों यहां शासन होगा, बुर्बो वंश के शासन से तंग आकर यहां की जनता गेरिबाल्डी का समर्थक बन गया। मतलब उस समय में बुर्बो वंश का राज चलता था। उसके राजा से इटली की जनता जो है वह तंग आ चुका था, जिसके कारण वहां की जनता गेरिबाल्डी को समर्थन करने लगा। गेरिबाल्डी का समर्थक बन गया। गेरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। किसके प्रतिनिधि के रूप में? विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में। यहां एक क्वेश्चन और उभर कर सामने आता है। सो गेरिबाल्डी किसके प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली? तो विक्टर इमैनुएल के रूप में गेरिबाल्डी सत्ता संभाली। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। कितने ईस्वी में? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन पिडमाउंट का जो शासक था कांट काबुल, उससे मुलाकात होने के बाद रोम पर आक्रमण करने की योजना त्याग दी। काबुल से मुलाकात होने के बाद रोम विजय की योजना त्याग दिया। अपने जीते हुए सारे क्षेत्र विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया तथा अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति वह जिंदगी जीने लगा। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच 4 क्वेश्चन डील किए हैं। उम्मीद है ये चारों प्रश्न जो आपके सामने में हम आज बताए हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप जी तोड़ प्रयास कीजिए। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आपका एग्जाम खराब नहीं हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि इससे बेहतर ढंग से और पढ़ाए। और इसके लिए आपका जो है शेयर, लाइक, कमेंट्स
बस हम इतना ही मांगते हैं, जो आप हमको देते रहिएगा, इससे हमारे अंदर जो है एक नई ऊर्जा जगेगी और आपके लिए और प्रयास करेंगे। विशेष अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है नोट कर सकते हैं, 7362077633। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ जो भी परेशानी है हम उसको दूर करेंगे और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए आपके लिए और मेहनत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।